नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल MEA स्टडी पॉइंट में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पूरी देखना। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ सजेशंस है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज़ कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उसके बाद स्टार डेल्टा कन्वर्जन, करंट डिवीजन रूल या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल, शॉर्टकट्स और कुछ ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कनेक्शन में। अगर रेजिस्टेंस मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो वहाँ पर मैं अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करता हूँ। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इक्विवेलेंट सीरीज़ रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 + R2 अप टू Rn जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी एडिशन होगी। इंडक्टेंस अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है वहाँ पर भी सेम रूल हम यूज़ करेंगे। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालने के लिए हम अरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करेंगे L1 + L2 अप टू Ln। अगर कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो यहाँ पर हम लोग रूल लगाएंगे 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/Cn। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, C1 × C2 / C1 + C2, जो कि इसी फार्मूले से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट सोर्स के बारे में। अगर 2 करंट सोर्स सीरीज़ में लगाए गए हो तो ये इलेक्ट्रिकल में फॉल्स कंडीशन मानी जाती है। कभी भी 2 करंट सोर्स सीरीज़ में नहीं लगाते। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, नेवर कनेक्ट करंट सोर्सेस इन सीरीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज सोर्स। अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो वहाँ पर इक्विवेलेंट वोल्टेज जनरेट होता है, वो है V1 + V2 अप टू Vn। नेक्स्ट हम लोग एक शॉर्टकट देख लेते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसी तरह हम इंडक्टर के लिए भी निकालते हैं, या फिर रिएक्टेंस के लिए या फिर इम्पीडेंस के लिए सेम रूल हम लोग यूज़ करते हैं। कैपेसिटेंस का सीरीज का लिए जो फार्मूला है वही फार्मूला हम लोग कंडक्टेंस के लिए या फिर ससेप्टेंस के लिए या फिर एडमिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ससेप्टेंस क्या होता है? ससेप्टेंस जो होता है वो रिएक्टेंस का इन्वर्स होता है और एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का इन्वर्स होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें मोर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए मैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, जो कि है 5 + 2 + 1 + 3 + 4। मेरा आ जाएगा 13 ओम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 3 कैपेसिटेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो मेरा इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस आएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/5 + 1/2 + 1/1। यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 5 / 10 + 1। यहाँ पर आ जाएगा 7/10 + 1। अगेन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 + 10 / 10। यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 17/10। ये मेरा आ जाएगा 1/CS। तो CS निकालने के लिए मैं रेसिप्रोकल करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1/17। CS मेरा आ जाएगा 10/17। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कंडक्टेंस निकालना है, तो मेरा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा 1/GS = 1/3 + 1/6 + 1/2। कंडक्टेंस हम लोग यूनिट से भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर आप लोग यूनिट देख सकते हैं, जो कि है ओम इनवर्स। तो यहाँ पर मैं LCM का सहारा लेकर, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा आ जाएगा 2 / 6 + 1/6 + 1/6। तो मेरा आ जाएगा 4/6। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 2/3। 1/GS अगर 2/3 है तो मेरा GS आ जाएगा 3/2।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग एरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करेंगे। ZS इज इक्वल टू 3 + J5 प्लस 3 - J10। तो यहाँ पर 3 + 3 6 हो जाएगा, प्लस 5 - 10 मेरा आ जाएगा -J5। अगर ये पोलर फॉर्म में होता तो हमें इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके एडिशन परफॉर्म करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। तो LS मेरा आ जाएगा। यहाँ पर ये इंडक्टेंस जो है वो ओपन सर्किट है, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरा सीरीज इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा 5 + 2 + 4 11 हेनरी। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैपेसिटर का। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो मेरा आ जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 9। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टार्टिंग करते हैं रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 अप टू 1/Rn, जिनकी वैल्यू हो R1 और R2। मुझे यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट फार्मूले का यूज़ करूँगा, जो कि आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये जो फार्मूला है ये इसी से डिराइव हुआ है। अगर आप सिर्फ दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्टर के लिए। अगर इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट हो तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 अप टू 1/Ln। यहाँ पर सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर दो इंडक्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो तो हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टर निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं L1 × L2 डिवाइडेड बाय L1 + L2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटर के केस में। तो अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल एरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे हम लोग पैरेलल ऑपरेशन रेजिस्टेंस के लिए परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम लोग पैरेलल ऑपरेशन इंडक्टर या फिर इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के लिए परफॉर्म करते हैं। और जैसे ऑपरेशन हम लोग कैपेसिटर के लिए परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम लोग ऑपरेशंस कंडक्टेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस के लिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 Ω, 2 Ω और 3 Ω ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एरिथमेटिक एडिशन परफॉर्म करूँगा, जो कि है 1 + 2 + 3, मेरा आ जाएगा 6 Ω। बाद में 6 Ω और 3 Ω ये दोनों भी पैरेलल में है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, जो कि मेरा आ जाएगा 9। मैं यहाँ पर डिवीजन करूँगा 1 और यहाँ पर 3 यहाँ पर 2। तो यहाँ पर मेरा इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 Ω। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2 Ω। बाद में 2 Ω, 4 Ω और 5 Ω ये तीनों भी सीरीज कनेक्टेड आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन एरिथमेटिक एडिशन करूँगा 4 + 2 6 और 6 + 5 11 Ω। यहाँ पर हम शॉर्टकट और कम से कम टाइम में आंसर कैसे निकालें इस पर हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो इसके लिए ये मैंने शॉर्टकट वहीं पर सॉल्व करके दिखाया कि एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, जिससे आपका स्पीड बढ़ेंगी। और स्पीड अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से
राइट साइड एंड से, तो यहाँ पर 1 मोहो और 2 मोहो ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो मेरा आ जाएगा 2/3 मोहो। लेकिन हमें ये एग्जांपल ऐसा सॉल्व नहीं करना है। इनसे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट पाथ हमें दिखाई देगा। तो ये क्या करेगा, 2 मोहो और 1 मोहो इनको निग्लिजिबल ब्रांच बना देगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेरा आ जाएगा 5 मोहो ओनली, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है तो करंट का फ्लो जो है वो इस तरह होगा, 1 मोहो और 2 मोहो से करंट फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर 3 फैरेड और 3 फैरेड ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करूँगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 3, तो मेरा आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3/2। अगेन यहाँ पर 3/2 फैरेड और 3/2 फैरेड ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक एडिशन करेंगे, 3/2 + 3/2 मेरा आ जाएगा 6/2, जो कि होता है 3। अगेन 3 फैरेड और 4 फैरेड ये दोनों जो है वो सीरीज़ में आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 + 3, तो मेरा आ जाएगा 12/7। तो C इक्विवेलेंट यहाँ पर आता है 12/7। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ब्रिज कंडीशन। तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन जो होता है वो एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कनेक्शंस कैसे है। यहाँ पर P, Q, R, S, T ये 5 रेजिस्टेंस हमने लिए हैं और इनका कनेक्शन जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगर P × Q = R × S है तो ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा वो 0 होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन या फिर बैलेंस ब्रिज कंडीशन। एग्जाम में इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर बैलेंस ब्रिज कंडीशन होता है कि नहीं वो हम लोग पहले चेक करते हैं। तो इसके लिए अपोजिट ब्रांच के जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो अगर दूसरे अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है तो वो ब्रिज जो है वो बैलेंस होता है, ये हम बोलते हैं। 4 × 3 12 और 6 × 2 ये भी आ जाएगा 12। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो बैलेंस ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो यहाँ पर 1 ओम जो रेजिस्टेंस दिया है जो 2 ब्रांचेस को कनेक्ट करता है तो वो उसे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। और इसे निगलेक्ट करने से हम लोग ये देख सकते हैं कि 4 ओम और 2 ओम ये दोनों सीरीज़ में है। तो ये दोनों मिलकर 6 ओम रेजिस्टेंस बनाते हैं और 6 ओम्स और 3 ओम्स ये दोनों सीरीज़ में है। तो ये दोनों बनाकर 9 ओम्स बनाते हैं। तो वापस से हम लोग आते हैं कि 6 ओम और 9 ओम ये दोनों भी पैरेलल कनेक्शंस में है। तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, 6 × 9 डिवाइडेड बाय 6 + 9, तो आएगा हमारा 6 × 9 डिवाइड बाय 15। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 18/5। तो आर इक्विवेलेंट मेरा आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5 ओम्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो सकती क्योंकि इस डायग्राम के कनेक्शन अलग है। तो यहाँ पर 4 ओम और 2 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 ओम और 3 ओम ये दोनों सीरीज़ में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 9 ओम। अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूँ तो मुझे मिलता है 6 ओम्स, 1 ओम और 9 ओम ये तीनों पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 1/6
प्लस 1/1 प्लस 1/9 ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर नीचे 18 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मेरा आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 18। 3 प्लस 18 प्लस 2 मेरा आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 18। तो ये है मेरा 1/R इक्विवेलेंट। अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूँ तो आंसर मेरा आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 23 ओहम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे वाले डायग्राम में, ये वाले। तो यहाँ पर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। 6 इंटू 2 मेरा आता है 12 और 3 इंटू 3 आएगा मेरा 9। तो यहाँ पर बैलेंस ब्रिज कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मुझे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना आना चाहिए। डेल्टा यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा बन रहा है और इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टार में, जो कि होगा इस तरह। ये मुझे आना चाहिए। तो हम लोग पहले सीख लेते हैं कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार टू डेल्टा यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, स्टार जो है उसे हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमें वाई की तरह दिखाई देता है। तो स्टार को हम लोग कभी कभी वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो स्टार कनेक्शन है वो यहाँ पर अंदर ड्रॉ किया है और बाहर से ये डेल्टा उस पर ड्रॉ किया है। अंदर वाले रेजिस्टेंस को मैंने R1, R2, R3 नॉमेनक्लेचर किया है या फिर नाम दिया है, और बाहर वाले रेजिस्टेंस मैंने RA, RB और RC ऐसे नाम दिया है। उसी तरह यहाँ पर डेल्टा में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर RA, RB और RC, यहाँ से हम लोग डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद नहीं रखने, क्योंकि ये अगर हम लोग एक बार ठीक से समझ लें तो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर R1 को अगर हमें निकालना है, यानी कि इसे अगर हमें निकालना है R1 को, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 के बोथ साइड्स वाले ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, यानी कि RC और RA। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं RA इंटू RC डिवाइड बाय तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस, यानी कि RA प्लस RB प्लस RC। अगर हमें R2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो R2 के बोथ साइड वाले या फिर दोनों साइड वाले ब्रांचेस जो है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि RA और RB ये R2 के दोनों साइड में है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड बाय तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते हैं। बाद में अगर हमें R3 निकालना है तो R3 के बोथ साइड वाले ब्रांचेस जो कि RB और RC है, उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवाइड बाय तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टार से डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हमें RA निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R3 हम लोग करेंगे। ठीक से फिर से एक बार देखते हैं RB के लिए। अगर मुझे RB के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, R3 प्लस R2 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1, ये हो जाएगा। अगर मुझे RC निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2। तो ये तीनों क्लियर हो गए। हमें इसे याद रखना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक दो बार अगर हम लोग ठीक से समझ ले तो हमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यही सेम फॉर्मूले हम लोग इंडक्टर के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर रिएक्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर इम्पीडेंस के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर कैपेसिटर, कंडक्टर या फिर ससेप्टेंस या फिर एडमिटेंस
स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड हो तो उनके लिए कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले बन जाते हैं हमें सिर्फ आर को रिप्लेस करना पड़ेगा 1/c से हर बार, और हर एक पॉइंट पर हमें आर को रिप्लेस करना है 1/c से। तो हमें मिल जाएगा 1/c1 इज इक्वल टू 1/ca प्लस 1/cc डिवाइडेड बाई 1/ca प्लस 1/cb प्लस 1/cc। सारे फॉर्मूले हम लोग रिपीट करेंगे, सिर्फ आर के बजाय हम लोग पुट करेंगे 1/c। अगर हमें ससेप्टेंस निकालना है तो हम लोग 1/c के बजाय हम लोग पुट करेंगे 1/b को। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है R1, R2 और R3। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको कि हमें R1, ये है मेरा R1, ये है मेरा R2 और ये है मेरा R3। तो हमें R1, R2, R3 फाइंड आउट करना है और इसे मैं कंसिडर करता हूँ RA, इसे मैं RB और इसे मैं कंसिडर करता हूँ RC। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। R1 मेरा आ जाएगा RA इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो यहाँ पर RA इंटू RC मेरा हो जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 15 प्लस 15 मेरा आ जाएगा 45। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे R1 की जो वैल्यू है वो आ गई 5 ओम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं R2 के लिए। तो R2 में फाइंड आउट करूँगा यहाँ पर RB इंटू RA या फिर RA इंटू RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो RA इंटू RB मेरा आ जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 45। अगेन मेरा आंसर आ गया 5 ओम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं R3 के लिए। तो R3 मेरा आ जाएगा, R3 फाइंड आउट करना है तो मेरा आ जाएगा RB इंटू RC, RB इंटू RC डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो यहाँ पर मेरा फिर से आ जाएगा 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 45। फिर से मेरा R3 आ गया 5 ओम। तो यहाँ पर हम लोग एक शॉर्टकट ट्री देखते हैं। ये यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट में मार्क कर लेता हूँ। एक और शॉर्टकट ट्रिक में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तीनों रेजिस्टेंस इक्वल जब भी होंगे R, R और R, और इसे मुझे स्टार में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R/3, R/3 और R/3। और अगर मेरा स्टार में तीनों इक्वल रेजिस्टेंस आ जाए R, 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 और इसे मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू R, 3 इंटू R, 3 इंटू R। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम जो है वो कम कर देता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे उस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम लोग वापस ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गए हैं जहाँ पर हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें R1, R2 और R3 निकालना है। तो मेरा R1 जो है वो आ जाएगा उसके दोनों साइड वाले ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस, जो कि मेरा आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 3। 6 इंटू 3 मेरा आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय मेरा आ जाएगा 12। तो यहाँ पर अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 साइड, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा। तो मेरा आंसर आ गया R1 जो है वो 3/2 आ गया। अभी हम R2 निकालते हैं तो R2 मेरा कैसा आ जाएगा, उसके बोथ साइड का ब्रांचेस का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली एडिशन जो कि है 12। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, मेरा आ गया 3/4। R3 हम लोग निकालते हैं, ये सारे ओम्स में आ जाएंगे।
R3 अब हम लोग निकालते हैं। तो R3 निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये बोथ साइड का जो ब्रांचेस है R3 के उनकी मल्टीप्लिकेशन जो कि है 6 × 3 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पर मेरा 2 आंसर आ जाएगा और यहाँ पर आंसर मेरा आ जाएगा 3/2 ओम्स। तो इस डायग्राम को मैं अगर रीड्रॉ करूँ तो ये डायग्राम ऐसी दिखेंगी। ये मेरा R1 आ जाएगा 3/2, ये अगेन मेरा R3, ये मेरा R2 है, मेरा R2 है 3/4, मेरा R3 यहाँ पर है जो कि है 3/2। अगेन ये नीचे वाले रेजिस्टेंस वैसे की वैसे, ये आ जाएगा मेरा 3 ओम्स, ये आ जाएगा मेरा 2 ओम्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो 3/2 + 3 ये मेरा सीरीज़ में है, तो इसे मैं एडिशन सिंपल कर सकता हूँ। 3/2 + 3 मेरा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मेरा आ जाएगा 9/2 और 3/4 + 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/4 और 2 ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो यहाँ पर मैं इनका अगेन सीरीज कनेक्शन में एडिशन करूँगा। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। 3 + 8 डिवाइडेड बाय 4 मेरा आ जाएंगे 11 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मेरा रेजिस्टेंस जो है वो आ गया है 11/4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11/4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो दो पैरेलल रेजिस्टेंस अगर है तो वहाँ पर हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं 9/2 × 11/4 R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो आ जाएगा 9/2 + 11/4। ऊपर नीचे में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 99/6 डिवाइडेड बाय 18/4 + 11/4। अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो आता है मेरा 99/8 डिवाइडेड बाय 29/4। यहाँ पर 4 और 8 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा आंसर 99 × 2 × 29। 99 डिवाइडेड बाय 8 1 और यहाँ पर 5। मेरा इक्विवेलेंट R जो है वो आ गया है 99/58 ओम्स। तो एग्ज़ाम में इस तरह के कुछ ट्रिकी सवाल पूछ सकते हैं एग्जामिनर, जिसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस रिडक्टेंस टेक्निक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करें R1 और R1, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा R1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जो कि दोनों का एवरेज आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है R1 R2 R3 अप टू Rn, बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि R2 ये सबसे छोटा है, R2 ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो R2 से भी छोटा होगा। एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस पुट करूँ तो मेरा R इक्विवेलेंट आता है 3 × 4 डिवाइडेड बाय 7, जो कि है 12/7। अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर आता है 1.71 ओम्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम वाला रेजिस्टेंस जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट में आता है।
तो जब भी कभी हमें, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अगर हमें सर्किट का रेजिस्टेंस इम्प्रूव करना है तो तभी हम सीरीज कनेक्शन यूज़ करते हैं। और अगर हमें सर्किट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करना है तो हम पैरेलल कनेक्शंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है। तो करंट जो है वो ऑलवेज डिवाइड्स इन पैरेलल पाथ। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है और पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर इस जंक्शन पर करंट का डिवीजन हो गया है I1 और I2 में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो डिवीजन होने के बाद जो I1 है वो करंट है R1 से फ्लो होने वाला और I2 जो है वो करंट है R2 से फ्लो होने वाला। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस या फिर R1 से जाने वाला करंट I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहाँ पर हमें पता है कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इसलिए जब हमें I1 करंट निकालना है तो हम लोग R2 ऊपर लिखेंगे। तो एक शॉर्टकट है या फिर फॉर्मूला याद रहने की ट्रिक है। तो यहाँ पर हम लोग I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, या फिर बोल सकते हैं टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो I2 हम लोग लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि है R1 प्लस R2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पर I जो है वो टोटल करंट है, I1 जो है वो करंट थ्रू इंडक्टर L1 है, I2 जो है वो करंट थ्रू इंडक्टर L2 है। तो यहाँ पर मेरा I1 आ जाएगा टोटल करंट I इंटू अपोजिट ब्रांच इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडक्टेंस। मेरा I2 आ जाएगा टोटल करंट I इंटू अपोजिट ब्रांच इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला R के केस में है वही फार्मूला इंडक्टेंस के केस में भी है, वही फार्मूला रिएक्टेंस के केस में भी होगा और सेम फार्मूला इम्पीडेंस के केस में भी वैलिड होगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। अगर I जो है वो मेरा टोटल करंट है, I1 जो है वो C1 कैपेसिटर में से जाने वाला करंट है, I2 जो है वो कैपेसिटर C2 में से जाने वाला करंट है। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा I1 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू सेम ब्रांच कैपेसिटेंस C1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। सेकेंड मेरा आ जाएगा फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I इंटू सेम ब्रांच कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस जैसा बिहेव करता है वैसा ही सेम बिहेव जो है वो कंडक्टेंस करेगा, ससेप्टेंस करेगा या फिर मेरा एडमिटेंस करेगा। यहाँ पर L नहीं, यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर L आ जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने जैसा है कि सीरीज कनेक्शन हो या फिर पैरेलल कनेक्शन हो या फिर करंट डिवीजन रूल हो या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल हो, तो इन तीनों केसेस में जो रेजिस्टेंस बिहेव करता है सेम बिहेवियर रिएक्टेंस करता है, सेम इम्पीडेंस करता है, सेम इंडक्टेंस करता है, और जैसा बिहेवियर कैपेसिटर करता है सेम बिहेवियर कंडक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या शॉर्टकट नोट है हमें याद रखने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे हमें इस टॉपिक की अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगी और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 6 एम्पियर जो है वो टोटल करंट I है। यहाँ पर महो का यूनिट दिया हुआ है, इसलिए ये कंडक्टेंस हमें दिया है, ये G1 है, ये G2 है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा I1 का करंट थ्रू 4 महो
तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा टोटल करंट I इनटू कैपेसिटर जैसा फॉलो करता है वैसे ही कंडक्टेंस फॉलो करता है। तो कैपेसिटर के केस में I1 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर मैं C1 लिखता था, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा G1 डिवाइडेड बाय G1 प्लस G2। तो मेरा आ जाएगा टोटल करंट जो है वो 6 आ जाएगा, G1 जो है वो 4 है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 यानी कि 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो मेरा I1 जो है वो आ जाएगा 4 एम्पियर्स। I2, तो I2 के लिए मैं लिखूंगा टोटल करंट I इंटू यहाँ पर आ जाएगा G2 डिवाइडेड बाय G1 प्लस G2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो 6 है। अगेन मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 4 प्लस 2 6 लिख लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर मेरा I2 जो है वो आ जाएगा 2 एम्पियर्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है वो टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, ये जो है वो I1 जा रहा है, ये जो है वो I2 फ्लो हो रहा है। बाद में इस नोड पे अगेन करंट एडिशन हो जाता है, यहाँ से फिर से 6 एम्पियर फ्लो होता है, यहाँ से अगेन करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम ये दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये I कितना है, करंट थ्रू 6 ओम। तो मुझे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये करंट थ्रू 1 ओम निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके करंट वापस से ऐड ही होने वाला है और वो मुझे निकालना नहीं है। अगर मुझे करंट थ्रू 1 ओम बोला होता क्वेश्चन में तो मैं करंट थ्रू 1 ओम निकालता। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, 1 ओम और 1 ओम, इसलिए यहाँ पर करंट का इक्वल डिवीजन होगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो I जो है उसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल करंट 6 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि आ जाएगा 6 प्लस 3। तो मेरा आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 मेरा 9 आ जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। तो मेरा I आ जाएगा 2 एम्पियर। अगर हमें I थ्रू 3 ओम निकालने को बोला होता तो हम लोग कैसे निकालते? तो यहाँ पर टोटल करंट 6 इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस जो कि है 6 ओम डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 2 6। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 4 एम्पियर्स। तो यहाँ से जो है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से जो है वो 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो 6 ओम है उससे मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है और 3 ओम जो है उससे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है जो कि है 4 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है, मुझे निकालना है I मतलब करंट थ्रू 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो मेरा I का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल करंट जो कि है 12 एम्पियर इनटू सेम ब्रांच कैपेसिटर जो कि है 2 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस जो कि है 2 + 4। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12। मेरा I जो है वो आ जाएगा 4 एम्पियर्स। अगर मुझे पूछा होता कि करंट थ्रू 4 माइक्रोफैरेड निकालो तो मैं कैसे निकालता? तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल करंट जो है 12 एम्पियर इंटू सेम ब्रांच कैपेसिटर जो कि है 4 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय 4 + 2 टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 + 2 आ जाएगा 6, 6 2 12। तो मेरा करंट थ्रू 4 माइक्रोफैरेड आ जाएगा 8 एम्पियर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है। तो वोल्टेज ऑलवेज डिवाइड्स इन सीरीज सर्किट। तो वोल्टेज का डिवीजन हर बार सीरीज सर्किट में होता है। पैरेलल सर्किट अगर हो तो वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, V1 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस R1 है और V2 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस R2 है और V यहाँ पर जो है वो टोटल वोल्टेज है। तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मुझे अगर V1 निकालना है तो मुझे न्यूमरेटर में R1 लेना पड़ता है, वैसे ही अगर मुझे V2 निकालना है तो न्यूमरेटर में मुझे R2 लेना पड़ेगा, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो यहाँ पर V2 निकालने के लिए टोटल ब्रांच वोल्टेज इनटू सेम ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंडक्टेंस के केस में क्या होगा। तो इंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के जैसे ही रूल्स फॉलो करता है। तो यहाँ पर V1 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस L1 है, V2 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस L2 है और V जो है वो टोटल वोल्टेज है। तो मुझे V1 अगर निकालना है तो मुझे न्यूमरेटर में L1 लेना पड़ेगा। तो मुझे फॉर्मूला बन जाता है V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंडक्टेंस। V2 मेरा बन जाएगा टोटल वोल्टेज V इंटू सेम ब्रांच इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंडक्टेंस। तो V2 निकालने के लिए मुझे न्यूमरेटर में हमेशा L2 लेना पड़ेगा। जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है वही एलिमेंट मैं लूँगा इन केस ऑफ R, L, X एंड Z। तो आगे मैं देखता हूँ, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, V1 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस C1 है, V2 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस C2 है और V जो है वो टोटल ब्रांच वोल्टेज है। तो यहाँ पर V1 मुझे निकालना होगा तो मैं न्यूमरेटर में C2 लूँगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा V1 इज इक्वल टू V इंटू अपोजिट ब्रांच कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ कैपेसिटेंस। अगर मुझे V2 निकालना है तो मैं लूँगा टोटल वोल्टेज V इंटू अपोजिट ब्रांच कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। V2 निकालने के लिए मुझे C1 लेना पड़ता है। तो मेरा ट्रिक या फिर शॉर्टकट हम रिवाइज करते हैं कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस ये सेम बिहेव करते हैं और कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, कैपेसिटेंस और एडमिटेंस ये सेम बिहेव करते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट्स दिया हुआ है और वोल्टेज अक्रॉस मुझे 2 ओहम ब्रांच निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 ओहम और 5 ओहम दोनों भी सीरीज में है। तो मेरा डायग्राम बन जाएगा 4 वोल्ट्स प्लस माइनस 8 वोल्ट्स और यहाँ पर मेरा 2 वोल्ट के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है। तो मेरा 2 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा टोटल वोल्टेज 4 इंटू वोल्टेज के लिए हम सेम ब्रांच रेजिस्टेंस लेते हैं, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 4/5 वोल्ट्स। तो यहाँ पर V आ जाएगा 4/5 वोल्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए हैं, टोटल वोल्टेज 30 वोल्ट के अक्रॉस। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाकर हमें V1 और V2 फाइंड आउट करना है। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा V1 के लिए टोटल वोल्टेज 30 इंटू अपोजिट ब्रांच कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए हम अपोजिट ब्रांच का कैपेसिटेंस लेते हैं। तो अपोजिट ब्रांच V1 निकाल रहे हैं तो अपोजिट ब्रांच मेरी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। तो मेरा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो मेरा आ जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 6। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मेरा V1 जो है वो आ गया मेरा 10 वोल्ट्स। तो V2 में डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 20 वोल्ट्स आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में जो है वो वोल्टेज डिवाइड होता है, ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट मिलकर 30 वोल्ट हो जाते हैं। तो एक बार हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो कि है 30 इंटू अपोजिट ब्रांच कैपेसिटेंस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4, 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 5 30, मेरा आ जाएगा 20 वोल्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 30 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है
और उसी के पैरेलल में एक और इंडक्टर लगाया गया है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है V1 और V2। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो पैरेलल कनेक्शन में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर V1 और V2 दोनों का वैल्यू जो है वो आ जाएगी 30 वोल्ट्स। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हमें करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करके कैसे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ओम ब्रांच, 1 ओम ब्रांच और 2 ओम ब्रांच ये तीनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में होने के वजह से हम लोग इनको एरिथमेटिक सम कर सकते हैं। तो इनके एरिथमेटिक सम आ जाएगी 2 + 1 + 2 5 ओम्स। 5 ओम्स आ गई। तो 5 ओम और 5 ओम ये दोनों भी पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इन्हें हम लोग रिड्यूस करेंगे। 5 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5 इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 10। तो आ जाएगा 2.5 ओम। तो यहाँ तक रेजिस्टेंस आ गया मेरा 2.5 ओम। 2.5 ओम और 7.5 ओम ये दोनों भी सीरीज़ में है। तो इनकी एडिशन हो जाएगी 7.5 + 2.5 आ जाएगी 10.0 ओम। तो यहाँ तक इस ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है वो आ गया है 10 ओम्स का। तो करंट फाइंड आउट करते हैं। सोर्स से आउटवर्ड करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ओम्स लॉ V = IR, मेरा I आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R जो कि है 30 डिवाइडेड बाय 10 3 एम्पियर। तो मेरा टोटल सोर्स से करंट जो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है तो वो है 3 एम्पियर्स। तो 3 एम्पियर्स जो करंट है यहाँ पर मैं सर्किट रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये तीनों ब्रांच के रेजिस्टेंस को मैं एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके ड्रॉ करता हूँ। 5 यहाँ पर है 7.5, यहाँ पर 30 वोल्ट्स। 30 वोल्ट्स से जो करंट आउटपुट आ रहा है वो है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर 7.5 से पास होगा। यहाँ पर भी 3 एम्पियर आ जाएगा। इस नोड पे करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर I हमें फाइंड आउट करना है। I मेरा आ जाएगा फॉर्मूला से टोटल करंट जो है 3 एम्पियर इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि आ जाएगा 5 + 5। 3 × 5 डिवाइडेड बाय 5 + 5 मेरा आ जाएगा 10। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। आंसर आ जाएगा 3/2। तो I जो है उसका आंसर आ गया है 3/2 एम्पियर्स। तो इस ब्रांच से कितना करंट पास आउट होगा। टोटल करंट मेरा 3 एम्पियर आ रहा है। एक ब्रांच से 3/2 एम्पियर पास आउट हो रहा है। सेकेंड ब्रांच से भी 3/2 एम्पियर करंट पास आउट होगा। या फिर हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे यहाँ पर 3 एम्पियर करंट आ रहा है, दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते थे कि I जो है वो 3/2 एम्पियर से। तो जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो वैसे वैसे हम लोग फास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 ख़त्म कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में।